कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। इसमें 1 अंक के विकल्प वाले प्रश्न हैं और 14 मार्च को आपका पेपर है। उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से ही आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले विकल्प के प्रश्नों की। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न 14 मार्च के पेपर के लिए हैं, इनको अच्छे से तैयार करिए। और ये विकल्प वाले हैं, फिर आपको खाली स्थान वाले भी मिलेंगे, सत्य वाले मिलेंगे, सही जोड़ी वाले मिलेंगे, एक वाक्य वाले भी मिलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो ये प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। फिर है 1 AMU बराबर होता है, तो ये सही 1.67 गुणे 10⁻−27 kg। फिर है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो किसका मात्रक है? दूरी का। फिर समान विमाएँ हैं, तो इनमें जो दिया है उनमें दाब और प्रतिबल की विमाएँ समान होती हैं। फिर क्वेश्चन है स्थिति समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है, तो यह वेग को प्रदर्शित करता है। आप स्थिति समय का मतलब ये है कि विस्थापन बटे समय कर देंगे, तो विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर यहाँ वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल, तो वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? दूरी को। फिर अगला है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, तो इसका अर्थ है, तो वेग समय ग्राफ यदि समय अक्ष के समांतर हो तो इसका मतलब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। फिर है 2 सदिश ए और बी के मध्य कोण थीटा हो, यहाँ थीटा है, थीटा हो तो उनके परिणामी का परिमाण होगा। तो ये सूत्र होता है R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेप का कोण होना चाहिए, तो ये प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? तो क्षैतिज परास ऐसे जोड़ों के लिए समान रहता है जिनके कोणों का योग 90 अंश हो। यहाँ 40 और 45 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसके लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। अगला है घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग है, तो जो कोणीय वेग होता है घड़ी के सेकंड सुई का, तो एक चक्कर पूरा करेगी, माने 2π/60 सेकंड में पूरा करती है। पूरा का पूरा चक्कर मतलब 2π 60 सेकंड में पूरा करती है। तो यदि हम इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा π/30 रेडियन प्रति सेकंड, तो इसका एक कोणीय वेग हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी द्विमीय गति नहीं है? तो यहाँ पर ये वृत्तीय गति द्विमीय गति होती है, ये भी द्विमीय गति होती है। बंदूक की गोली की गति भी द्विमीय होती है। मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद की गति एक विमीय होती है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा। अगला विकेंद्र त्वरण सदैव होता है, तो ये केंद्र की ओर होता है, इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। फिर संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होता है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण केवल द्रव्यमान होता है। लिफ्ट के अचानक नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को भारहीन अनुभव करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है, तो वो कहाँ पर लगेगा? नाव पर लगेगा। फिर स्थिति समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है, तो किसको प्रदर्शित करता है? वेग को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है विस्थापन और दूरी को। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका अर्थ है वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए तो। अगला है अप्रत्याश संघटन में संरक्षित होता है, तो अप्रत्याश संघटन में केवल संवेग संरक्षित होता है। यदि पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यदि हम वेग 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है किसी बल युग्म का आघूर्ण, तो इसमें ऑप्शन ये सही है, उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। फिर प्रश्न है एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर नेट बाह्य बल का मान 0 होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण का मान भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। रेखी संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। फिर अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति घूमते हुए मेज पर भुजाएं फैलाए बैठा है। भुजाएं सिकोड़ लेने पर खाली
उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान वही रहें और उनकी बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के। तो यदि हम यहाँ 2 गुना कर देंगे या ऐसे 2 का गुना कर देंगे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 2 का मतलब 4 है, बटे में ये 2 गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा F/4। इस तरह से इसको करना है। अगला, प्रकृति में निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे दुर्बल होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है। फिर है, किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता का कारण है शून्य गुरुत्व, वहाँ पर गुरुत्वीकरण का मान शून्य होता है। केपलर के ग्रहों संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित होता है। कोणीय संवेग के संरक्षण नियम पर। किसी वस्तु का भार शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। विमाहीन मात्रकहीन राशि है, इनमें से ये विकृति है। पायसन अनुपात का व्यवहार में मान संभव है, तो ये 0.4 मान होता है इसका। अगला प्रश्न है, हुक का नियम परिभाषित करता है। तो हुक का नियम ये प्रत्यास्थता की सीमा को परिभाषित करता है। महाधमनी खंड जैसे पदार्थ जिन्हें तनित कर अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, इन्हें प्रत्यास्थलक कहते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो यहाँ सर्वाधिक प्रत्यास्थ इस्पात है। आदर्श तरल की श्यानता होती है, शून्य होती है। गैसों की श्यानता का कारण क्या है, ये विसरण होता है। 2 भिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा। तो यहाँ पर बड़ा बुलबुला पूरा गोल होगा। निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.2 × 10⁻⁵ डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो लोहे का आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा। तो जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो इसका 3 गुना होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। तो यदि 1.2 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इसको हल कर लेना है। अगला है, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है या केवल ताप पर निर्भर करती है। किसी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सही है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ΔQ = ΔU + ΔW। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है वो शून्य होता है, तो यहाँ Q का मान शून्य रहेगा। बाकी सभी में तो Q दिया है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण नहीं है, इसमें ΔQ की नहीं दिया है। तो यही कथन क्या है, सत्य है रुद्धोष्म के लिए। अगला है, -273 डिग्री सेल्सियस पर या परम शून्य ताप पर गैस के अणु गति करते हैं। ये शून्य वेग से गति करते हैं या गतिहीन होते हैं, गति नहीं करते हैं। फिर अगला है, एक बर्तन में n अणु हैं, अणुओं की संख्या दोगुनी करने पर गैस का दाब 2 गुना हो जाता है, क्योंकि जो दाब होता है अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। इसके बाद है, समान ताप पर आदर्श गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ऑप्शन सही है। अगला है, गैसों के संबंध में असत्य कथन क्या है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो ये तो सत्य है, 2 अणुओं के टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। अब यहाँ गैस का परम ताप उसके अणुओं के वर्गमाध्य मूल वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गलत है, ये उसके परम ताप उसके वेग के समानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर यही जो है असत्य कथन है। यहाँ पूछा है कौन सा सत्य कथन है। अगला है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमाध्य मूल वेग से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। फिर क्वेश्चन है, प्रत्येक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगला है, यदि किसी गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बायल का नियम लागू होता है, ये समतापी प्रक्रम में लागू होता है।
अणुओं का माध्य मुक्त पथ होता है। दो क्रमिक संघट्टों के मध्य अणु द्वारा तय की गई दूरी का माध्य या माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अगला है गैस अणु व्यवहार करते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ दृढ़ गोलों की तरह व्यवहार करते हैं। द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनुपात होती है, तो ये होता है 1.4। आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो यह ताप पर निर्भर करती है। एक परमाणु गैस की स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं, इनमें 3 स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं। प्रत्येक स्वतंत्र कोटि की ऊर्जा होती है, तो ये 1/2 kT होती है। सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है क्योंकि त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। फिर यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा, तो उसका आवर्तकाल अनंत होगा क्योंकि मुक्त रूप से गिरते हुए गुरुत्वाकर्षण पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव क्या हो जाएगा? यहाँ शून्य हो जाएगा, और शून्य से भाग करेंगे इसमें तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसके बाद है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होगा, इसका 2 सेकेंड होता है। फिर ये कैपिटल जी का विमी सूत्र होता है, ये जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये m-1 है, L3 है, T-2, ये इसका विमी सूत्र है, आपको याद भी कर सकते हैं और बल के सूत्र से, गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र से निकाल भी सकते हैं। समान विमाएँ हैं, तो ये दाब और प्रतिबल की विमाएँ समान होती हैं। अगला है तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का अनुपात होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। फिर है किसी त्वरण व समय के बीच खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो ये वेग परिवर्तन को दर्शाता है। अगला है एक वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होता है, तो ये विषम संख्या में होता है। यहाँ 1:3, 3:5, 7:9 इस तरह से बढ़ता है, तो इसमें ये वाला सही है। गैस के अणुओं की गति होती है, तो ये त्रिविमीय होती है। किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, तो जितना इसमें दिया है विस्थापन शून्य हो सकता है। अगला 1 न्यूटन का मान होता है, 1 न्यूटन का मान किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि जो बल का सूत्र होता है ये m/a होता है, तो m का कितना होता है? किलोग्राम, और त्वरण का कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें इसको पहचान सकते हैं। एक पिंड पर नियत बल लगाने पर एक समान क्या होगा? तो यदि बल का मान नियत होगा तो उसके त्वरण का मान भी क्या होगा? नियत होगा। फिर अगला है रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित होती है, ये संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। सीमांत घर्षण निर्भर नहीं करता है, तो ये तल के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है, या संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार अधिक होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसका भार अधिक होगा। कौन से नियम से न्यूटन के अन्य 2 नियम निकाले जा सकते हैं? द्वितीय नियम से। यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो इसमें 100 किलोग्राम की वस्तु का भार क्या होगा? तो जब स्वतंत्रता पूर्वक लिफ्ट गिरती है, कोई वस्तु गिरती है, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो भार हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि भार का सूत्र होता है mg, उस पर लगने वाले g का मान शून्य होगा, इसलिए यहाँ पर उसका जो भार होगा शून्य हो जाएगा। अगला स्थैतिक घर्षण गुणांक का सूत्र है, तो ये होता है μs बराबर Fs/r, जहाँ μs स्थैतिक घर्षण गुणांक है, Fs घर्षण बल है और ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। घर्षण कोण तथा विराम कोण में निम्न संबंध है, तो घर्षण कोण और विराम कोण बराबर होते हैं, इसमें ये है tan थीटा बराबर tan लैम्डा। फिर 5वां है 5 किग्रा से एक ट्राली पर बल लगाने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण, ये सेकंड स्क्वायर है, प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो आरोपित बल का मान होगा। तो बल बराबर होता है F बराबर m/a, तो यहाँ पर m का मान 5 है और a का मान 10 है, तो 5 में 10 का गुणा करेंगे तो बल का मान कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। फिर अगला है 1 किलोग्राम की वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक जमीन की सतह पर गिरती है, जमीन की सतह पर आरोपित बल का मान होगा, तो ये 1 किलोग्राम भार हो जाएगा। भार का मतलब यहाँ 9.8 यानी g का मान है,
तो यहाँ पर भार लिखा है, तो ये 1 किलोग्राम की यहाँ पर ये द्रव्यमान है, भार लिख देंगे तो उसका भार हो जाएगा, इतना बल लगेगा। अगला है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाने पर आवेग होगा। तो आवेग होता है बल गुणे समय अंतराल, तो 10 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो ये 50 न्यूटन सेकंड इसका आवेग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य असत्य है। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन भी होता है, कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं। ये वाला जो कथन है असत्य है, कार्य बराबर शक्ति गुणे विस्थापन नहीं होता, तो इसको आपको सही करना है क्योंकि इसमें असत्य फार्मूला पूछा है। अगला है चाबी भरी कमानी में संग्रहित रहती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। यहाँ कमानी का मतलब स्प्रिंग समझ लेना है। ऊर्जा का मात्रक है, इसमें ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। इसके बाद एक अश्वशक्ति बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर का मान 746 वाट होता है। फिर है यदि एक बल F किसी वस्तु पर लगाने पर v वेग प्रदान करता हो तो शक्ति का मान होगा। तो जो शक्ति का सूत्र होता है बल और वेग के साथ वो होता है F × v, तो यहाँ पर ये वाला सही है A। इसके बाद एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान है तब संवेग अधिक होगा, तो संवेग होता है P बराबर m × v। तो यहाँ पर ये भारी वस्तु m का मान ज़्यादा होगा तो संवेग का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। फिर है एक गेंद 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, यदि गेंद फर्श से संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ है तो वह पुनः उछलेगी। तो यदि प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसलिए वो उछलेगी भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर गिरी है तो 8 सेंटीमीटर ही छलांग लगाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर एक गोली क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर रखे गुटके से टकराकर उसमें घुस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो एक तरह के यह प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है, इसमें केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। यदि किसी तो यही फिर से है, यदि किसी कण का वेग 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना, क्योंकि वेग का स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा में 1/2 mv²। v का मान 2 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगला है दो पिंड की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:1 है, वे समान संवेग से गतिमान हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये 4:1 है तो 1:4 होगा। अगला एक पिंड के संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो गतिज ऊर्जा के साथ ये संवेग का सूत्र होता है ये होता है m × k, और यदि हम इसका ये वर्गमूल हटा दें तो क्या हो जाएगा p² बराबर क्या mk। अब इसमें जो है संवेग में कितना वृद्धि कर दी 150, तो यदि हम 150 का वर्ग कर देंगे यहाँ इस तरह से तो ये कितना 150 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इतना हो जाएगा 15 का वर्ग 225 होता है। अब इसमें से ये इतना जो है उसकी संवेग हो गया, संवेग में से जो प्रारंभिक संवेग था वो 100 था, उसमें से इसको भाग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 125%। फिर अगला क्वेश्चन है किसी टरबाइन के ब्लेडों पर 100 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से झरने से पानी गिर रहा है, यदि झरने की ऊंचाई 100 मीटर हो तो टरबाइन पर दी गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो जो शक्ति का सूत्र होता है P = होता है W/T। थोड़ा देखते जाइए इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर W का मतलब हो जाएगा mgh, ऊंचाई से गिर रहा है तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है वही कार्य का काम करेगी। यहाँ T है। अब यहाँ m का मान देख लें तो m कितना है, यहाँ ये 100 किलोग्राम है तो m का मान ये 100 हो गया, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान लेते हैं कि 10 हो गया, और h का मान भी कितना हो गया 100 हो गया। और समय का मान दिया है देख लीजिए, इसमें प्रति सेकंड लिखा है तो माने समय कितना हो गया 1 सेकंड। अब यदि हम इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और गुणे 1000 भी लिख सकते हैं ऐसे, तो 100 गुणे 1000 वाट। और यदि हम 1000 को हटा देंगे तो उसी को किलो लिख देंगे तो ये हो जाएगा 100 किलोवाट। तो आपको समझना है कि यहाँ पर ये 1000 किस में बन गया, किलो में बदल गया है। घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण का वही महत्व होता है जो रैखिक गति में द्रव्यमान का होता है। फिर एक क्वेश्चन, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका द्रव्यमान केंद्र आंतरिक बलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग कहते हैं।
जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये बल युग्म पर निर्भर करता है। ये जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर सिग्मा mr²। तो यहाँ पर ये जड़त्व आघूर्ण जो होता है किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसको नहीं समझना है आपको, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर अगला प्रश्न है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। अगला है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये सभी पिंडों के लिए सत्य होता है। फिर एक क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी की तुलना में, तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। फिर एक क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का मान सभी जगह पर समान होता है। फिर ये स्मॉल g और कैपिटल G में निम्न संबंध होता है। तो यहाँ पर उस तरह का सूत्र तो नहीं दिया है। ये संबंध जो होता है स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G m, और कैपिटल M है ये, और बटे में क्या हो गया r²। तो इस तरह का सूत्र तो इसमें नहीं है। यदि इस r का हम इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये क्या बनेगा, gr² बराबर कितना हो जाएगा, gm। अब इस तरह का सूत्र हम देख रहे हैं तो ये लिखा है gr² प्लस gm। तो इस तरह से ये वाला संबंध सही है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर g का मान कितना होगा? तो g का मान 0 होगा। फिर है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। फिर प्रश्न है, ध्रुवों पर g का मान। तो ध्रुवों पर g का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। फिर है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो ये -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r है। पृथ्वी की सतह से भूस्थायी उपग्रह की दूरी होती है, ये पृथ्वी की त्रिज्या की 6 गुनी होती है। फिर अगला केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, ये कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। फिर ग्रहों की गति के नियम किसने सर्वप्रथम बताए थे? तो ये केपलर ने बताए थे सबसे पहले। वायुमंडलीय दाब का अचानक कम होना निम्न बातों का सूचक है, तो यहाँ तूफान आने की संभावना का सूचक है। फिर है अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट की कार्यविधि आधारित है, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। एक शांत एवं स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचक तथा प्रसारण रक्त होता है। तो जो हम लोग रक्तचाप देखते हैं, ब्लड प्रेशर, तो वो ब्लड प्रेशर 120 mm से ये 80 mm पारे का होता है। फिर अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। बर्नौली का प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फिर है, यदि साबुन के घोल के ए त्रिज्या के बुलबुले बनाने में ई ऊर्जा खर्च होती है, तो 4a त्रिज्या का बुलबुला बनाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है? तो ये त्रिज्या के वर्ग के बराबर खर्च होता है। तो 4a का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये 16 गुना ऊर्जा बढ़ जाएगी। फिर ये किसी द्रव का स्पर्श कोण जो कि कांच एक कांच के तल को गीला करता है वह होगा। तो ये 90 से यदि कम होता है स्पर्श कोण का मान, तो वो किसी भी सतह को गीला कर देता है द्रव। अगला है, कांच की केस नली को पारे में डुबोने पर। तो कांच की केस नली को यदि पारे में डुबोएंगे तो उसमें पारे का तल कैसा होगा, नीचे गिरता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृष्ठ तनाव से संबंधित नहीं है? तो ये कपूर पृष्ठ तनाव के कारण नाचता है। छोटी पारे की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसी पात्र में रखे द्रव को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में द्रव का स्थिर हो जाना, ये जो है पृष्ठ तनाव का उदाहरण नहीं है। तो यही ऑप्शन सही है। अगला है, एक अच्छे स्नेहक के लिए होना चाहिए, उसकी श्यानता उच्च होनी चाहिए। ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण में नहीं होती है। आदर्श चालक के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का मान होता है, तो ये अनंत होता है। स्थायी दशा में किसी धातु में संचरित ऊष्मा की मात्रा निर्भर नहीं करती, ऊष्मा धारिता पर निर्भर नहीं करती। चमकीले पिंड ऊष्मीय विकिरण के होते हैं, तो जो चमकीले पिंड होते हैं वो ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं, मतलब वो अवशोषण कम करते हैं, उनका परावर्तक अच्छे से करते हैं। तो बुरे अवशोषक होते हैं और अच्छे परावर्तक होते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? तो ये पानी की अधिक होती है। -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं, तो ये 0 वेग से गति करते हैं, परम ताप पर है ये। कम ताप पर आदर्श गैस नियम से विचलन किसके कारण होता है? अणुओं का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता, उनका कुछ न कुछ आयतन होता है, इसलिए विचलन होता है उनमें।
अगला देखते हैं, एक बर्तन में n अणु हैं, अणुओं की संख्या 2 गुने कर देने पर गैस का दाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो उसके लिए PV और P के बीच का ग्राफ कैसा होगा। तो ये P अक्ष के समांतर होगा। अगला है, गैस के अणुगति सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो दो अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अणुगति सिद्धांत कहता है। अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती, ये भी कहता है। परम शून्य ताप पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ये भी कहता है। लेकिन ये परम ताप के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही क्या कहलाया, असत्य कथन कहलाया। फिर है क्वेश्चन, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस का अणु दीवारों के टक्कर के कारण उसका संवेग बदल जाता है गैस के अणु का, इसलिए उसमें बल लगता है। अगला है, गैस का दाब आधा करने पर आयतन हो जाएगा। तो इसके लिए आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण है। यदि आप भी निकालेंगे तो 1/P nRT हो जाएगा। इनका मान स्थिर है, तो यदि हम दाब क्या कर दें, आधा कर देंगे, तो यहाँ आधा लिखेंगे तो ये कहाँ ऊपर चला जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना। फिर गैस समीकरण PV = RT में V आयतन है, तो यहाँ पर n नहीं लिखा है, इस मतलब n का मान 1 है, तो 1 मोल गैस का आयतन है यहाँ। अगला प्रश्न है, बर्तन में बंद गैस का दाब निम्नलिखित के कारण है। तो अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। फिर गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा प्रति इकाई स्वतंत्रता किस कोटि की होती है। तो यहाँ पर प्रति इकाई स्वतंत्रता की कोटि 1/2 kT होती है। फिर अगला है, यदि किसी गैस के अणु का RMS वेग माने वर्ग माध्य मूल मान वेग 2 गुना कर दिया जाए तो दाब क्या होगा। तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण आयाम की स्थिति में अधिकतम होता है। आयाम की स्थिति मतलब माध्य स्थिति में कैसा होता है, अधिकतम होता है। फिर ये सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है। तो यहाँ पर आवर्तकाल नियत रहता है। सरल लोलक के L, यहाँ I नहीं समझना है, ये L और T के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा होता है, ये परवलय है। जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2π√L/G होता है। यदि ये रूट में रहता है इसलिए यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा मिलता है, परवलयकार मिलता है, T के साथ L के साथ यदि हम यहाँ खींचेंगे। फिर अगला है, अनुनाद उदाहरण है। तो ये प्रणोदित दोलनों का उदाहरण होता है। फिर क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रतम चलती है। तो इस जो भी ऑप्शन दिए हैं ये स्टील में ज़्यादा तीव्रतम चलती है। ध्वनि की चाल निर्भर करती है आर्द्रता पर भी, ताप पर भी, दाब पर भी, मतलब उपयुक्त सभी पर। यह वाला ऑप्शन सही हो गया। एक तनी हुई डोरी का तनाव बढ़ाकर 4 गुना कर देने पर उसके अनुप्रस्थ तरंगों की चाल हो जाएगी। तो ये 2 गुनी हो जाएगी। इसका कारण है, ये तनी हुई डोरी के लिए ये अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र है। तो यहाँ जो तनाव है, यदि हम यहाँ 4 गुना कर देंगे तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 को वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर है कलांतर एवं पथांतर में संबंध। तो ये होता है डेल्टा फाई बराबर 2π/λ डेल्टा x। ये डेल्टा फाई पथांतर है, ये कलांतर है, और ये क्या हो गया, पथांतर हो गया। अगला है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 है। इनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो अनुपात होता है आयाम, वो तीव्रता के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो 3:5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तो इसमें फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 है। इनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो जो आयाम होता है वो तीव्रता के वर्गमूल के बराबर होता है, इसलिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:5। फिर अगला, एक खाली बर्तन जल से भरा जा रहा है। बर्तन से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर अप्रगामी तरंगों में 2 क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी होती है। तो ये λ/2 होती है, अर्थात तरंग दैर्घ्य की आधी होती है।
अगला है वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें होती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। फिर यदि दो ध्वनि तरंगों में विस्पंद का आभास का कारण क्या है, तो व्यतिकरण हो जाता है, तभी विस्पंद हमको सुनाई देता है। जैसे ही ये खाली बर्तन जल से भरा जाता है उसकी आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर भी देख लेना इसको। फिर इसमें क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें ये कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। दो ध्वनि तरंगों में विस्पंद का आभास होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, ऊर्जा ले जाती हैं। सोनोमीटर के तार में उत्पन्न तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अप्रगामी होती हैं तथा ये ध्रुवित होती हैं। तो इस तरह से एक अंक के विकल्प वाले प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं एक अंक पर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये पूरे पार्ट से हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसी से एग्ज़ाम में आएगा। थैंक यू।